बेड पर इसे उल्टा लिटाते हुए जब इसकी कमीज़ पीछे से हटाई तो आबरू की नाजुक कमर पर उभरे ज़ख्म साफ दिखाई देने लगे। जावियान ने आहिस्तगी से मरहम लगाया तो आबरू की चीख बेसाख्ता निकल गई। अभी वे दर्द के असर में ही थी कि अचानक अपनी कमर पर होठों की तपिश महसूस करके बेख्तियार बेडशीट को मुट्ठियों में दबोच लिया। अमेरिका से वापसी के बाद जावियान ने बार बार देखा था कि चच्ची किस तरह आबरू पर जुल्म ढारती हैं, जो दरअसल इसकी सौतेली बेटी थी। जावियान का रिश्ता दरअसल चच्ची की बड़ी बेटी से तय था, लेकिन निकाह के वक्त इसने अचानक आबरू को अपना लिया। उस दिन से चच्ची के खैर ने आबरू को बेशुमार ज़ख्म दिए, यहाँ तक कि इसकी कमर लहूलुहान हो गई। जावियान ने इसे अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले आया, फिर हर ज़ख्म पर लब रख कर इसे सुकून देने की कोशिश करने लगा। जब इसकी कमीज़ अलग की तो एक लम्हे को वो ठिठक गया, क्योंकि उसकी नाजुक जगह पर किस कदर जुल्म ढाया गया था। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो लॉन्च में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पेशानी पर शिकनी उभर आई और जैसे ही नज़र बीच हार पर पड़ी तो आबरू सफ़ेद कमीज़ पहने फर्श पर गिरी हुई थी। कमीज़ खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो दीवाना उसकी तरफ लपका। निकाह के बाद वो अब तक उसी लिबास में थी। इसे बाहों में समेट कर पागलों की तरह कमरे की तरफ दौड़ा। मेरी जान क्या हुआ है, इसने बेचैन होकर पूछा, लेकिन आबरू कपकपाती हुई बस इतना कह पाई, कमर में दर्द हो रहा है। जावियान ने इसे बेड पर लिटाया और कपकपाते हाथों से इसकी कमीज पीछे से खोलकर कमल का हाल देखा। बदन पर बेशुमार जख्मों के निशान थे जो किसी की बेरहमी की गवाही दे रहे थे। निशानात को छूने की देर थी कि आबरू की सिसकी निकल गई। वह बेडशीट को मजबूती से पकड़कर दर्द से बर्दाश्त करने लगी। जावियान ने फ़ौरन फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और ज़ख्म साफ़ करने लगा। जैसे जैसे रुई उसके ज़ख्मों पर लगती आबरू की कर्राहें बुलंद हो जाती, मगर ये कर्राहें सिर्फ ज़ख्मों की नहीं थी, बल्कि इस लम्हे जावियान के लम से उठने वाली घबराहट भी इसके दिल को झंझोड़ रही थी। जब इसने मरहम लगाया तो आबरू ने आंखें बंद करके तकिया मुट्ठियों में दबोच लिया। अचानक से अपनी कमर पर मूंछों की चुभन का एहसास हुआ और चौंक उठने लगी, मगर जावियान ने रोककर और करीब कर लिया। वो जगह जगह इसकी कमर पर बोसे दे रहा था। मत करें, मुझे तकलीफ़ हो रही है, आबरू ने लरजती आवाज़ में कहा, मगर जावियान ने इसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर कहा, तुम इस वक्त मेरी ज़रूरत है। आबरू ने ना में सर हिलाती रही। मैं बिल्कुल तकलीफ़ में हूँ, मुझे कुछ ना कहें, कुछ ना करे। लेकिन वो एक झटके में इसकी भारी कमीज़ उतार चुका था और फिर आबरू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि इसकी कमर ही नहीं पूरे वजूद पर जुल्म की दास्तान थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहले इसकी नज़र आबरू के हाथ से बहते खून पर पड़ी। वो घबराकर फ़ौरन इसके पास आया और बोला, यह तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है गुड़िया, क्या हुआ है? आबरू ने कपकपाती आवाज़ में जवाब दिया, कांच लग गया था। वो परेशानी में बोला, चलो फ़ौरन हॉस्पिटल चलते हैं, बाहर ड्राइवर खड़ा है। मगर बड़े नरमी भरे अंदाज में जुल्फ़िकार साहब बोले, बेटा अभी तो आए हो, ज़रा बैठो, बैंडेज कर देते हैं, बाद में हॉस्पिटल चले जाएंगे। जावियान ने दोबारा ज़िद नहीं की और फ़ौरन आबरू को हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पहुँचते ही आबरू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डॉक्टर ने हाथ की सफाई और पट्टियाँ शुरू की और वे नज़रें झुकाए खामोश बैठी रही। जावियान ने संजीदा लहजे में पूछा, ये कांच कैसे लगा? हाथ से कांच कौन लगाता है? आबरू ने मासूमियत से कहा, मामा ने कहा था इसलिए उठाया। जावियान फ़ौरन बोला, ये बात किसी को मत बताना कि किसने कहा था। घर आकर आबरू को कमरे में भेज दिया गया। बाकी सब लॉन्ज में जमा थे। कुछ देर बाद इसके बाबा जान और चाचू भी आ गए। दादा जान के बारे में मालूम हुआ कि वे गांव गए हुए हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। सुनते ही जावियान ने हैरत से कहा, क्या मतलब दादा जान यहाँ पे नहीं हैं? फिर तो मुझे भी गाँव ही चले जाना चाहिए था। जुल्फ़िकार साहिब ने फ़ौरन रोका, नहीं बेटा, वो जल्द वापस आ जाएंगे। बातों के दौरान जावियान ने पूछा, आबरू कहाँ है? तबस्सुम को भेज दिया गया कि जाकर इसे खाना दे दे। रिहान साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ है आबरू को? जावियान ने बताया, हाथ में कांच लग गया था। ये सुनते ही तबस्सुम ने माँ की तरफ शिकायती नज़र डाली। फैज़ा बेगम पर रिहान साहब बरस पड़े, मैंने कितनी बार कहा है बच्ची का ख्याल रखा करो। वो खाना अधूरा छोड़कर फ़ौरन आबरू के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर देखा तो आबरू बेड पर बैठी हिचकियों के साथ रो रही थी। वो इसके करीब आई, इसके बैंडेज वाले हाथ को आहिस्तगी से थामा और दूसरे
दूसरे हाथ को चूमते हुए बोली, मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? फिर इसे सीने से लगा लिया। आबरू से लिपट के मजीद फूट फूट कर रोने लगी। वह इसे समझाती रही, मम्मा भी परेशान थी, आप भी, तुम क्यों इतनी जिद करती हो? इसी लम्हे ताया जान भी कमरे में दाखिल हुए और नरमी से पूछा, क्या हुआ आबरू बेटा? आबरू हैरान रह जाती थी कि सब इससे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो फिर भी ये नहीं बता पाती थी कि इसकी सौतेली माँ के साथ क्या जुल्म करती हैं। आधी रात को तबस्सुम के मोबाइल पर कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नूरियान का नाम जगमगा रहा था। वो घबरा कर फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, खिड़की खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। तबस्सुम ने पर्दा हटाया और खिड़की खोल दी। अगले ही लम्हे नूरियान अंदर आ गया। वो पर्दे आगे करता हुआ उसके मुंह पर हाथ रखकर करीब आ गया। तबस्सुम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो? जानते हो वह वापस आ गया है। बाबा जान ने तो मेरा रिश्ता इसके साथ तय कर दिया है। तुम्हें मालूम है बचपन से मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ था, फिर अब क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? वो रोते हुए बोली। नूरियान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, थोड़ा सब्र कर लो। तबस्सुम रोती रही, तुम्हें सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी है, इसलिए मेरे साथ निकाह किया था। जब जी चाहते हो आ जाते हो, फिर मुझे अकेला छोड़ देते हो। बातें जारी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तबस्सुम घबरा गई। नूरियान को अलमारी में छुपा दिया। दरवाज़ा खुला तो सामने जावियान खड़ा था। तबस्सुम, मुझे तुमसे बात करनी है, वो घबरा के बोली। सुबह बात करते हैं, मुझे नींद आ रही है। जावियान ने गौर से देखा, इतनी सर्दी में भी तुम्हारे चेहरे पर पसीने क्यों हैं? और इजाज़त लिए बगैर अंदर आ गया। इतने में अलमारी का दरवाज़ा हल्का सा खुल गया। जावियान इधर भड़कने लगा, मगर तबस्सुम ने इसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, इधर मत जाएं। जावियान ने इसे गौर से देखा और बोला, ठीक है, सुबह बात करेंगे, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। और कमरे से चला गया। इसके जाते ही नूरियान बाहर निकला और सख्त लहजे में कहा, याद रखो तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के साथ तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वह एक शिद्दत भरा बोसा देकर निकल गया। तबस्सुम की आंखों में आंसू थे। वे सोच रही थी, काश वे कदम कभी न उठाती तो आज इतनी बेबसी ना सहनी पड़ती। जावियान रात गए लैपटॉप पर मसरूफ़ था कि उसे सुसकने की आवाज़ आई। बाहर निकला तो आबरू फिर इस पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी रो रही थी। आबरू, यहाँ क्यों बैठी हो इस सर्दी में? वो कपकपाती आवाज़ में बोली, मम्मा ने कहा है कि कमरे में नहीं जाना, आप नुकसान करती हैं, आप बुरी हैं, आज आपको यहीं सोना होगा। जावियान को सख्त और गुस्सा आया। उसने इसे बाजू से पकड़ा और बोला, चलो कमरे में, कोई कुछ नहीं कहेगा। आबरू ने डरते हुए कहा, नहीं, वो मुझे मारेंगी। जावियान ने सख्त लहजे में कहा, अगर मम्मा ने कुछ कहा तो मैं खुद तुम्हें बचाऊंगा, ये वादा है। वो इसे कमरे में ले गया। आबरू ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बस आप वादा करेंगे तो मैं सो जाऊंगी। जावियान मुस्कुरा कर बोला, पक्का वादा। वो कंबल ओढ़ के सो गए और जावियान बेड के पास बैठा रहा। अगली सुबह नाश्ते पर जावियान ने पहली बार सबके सामने बात उठाई, चाची जान, इतनी छोटी बच्ची को सर्दी में सज़ा देना जुल्म है, ये कहना भी जुर्म है। सब हैरान रह गए। जुल्फ़िकार साहब ने संजीदगी से कहा, क्या मतलब है? जावियान बोला, कर रहा था आबरू को सज़ा के तौर पर लॉन्च में बिठाया गया था। ये सुनकर माहौल संजीदा हो गया और तबस्सुम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसे लगा जैसे जावियान को सब कुछ मालूम हो गया है। जुल्फ़िकार साहिब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ख्याल रखा करो उसका तबस्सुम, आखिर तुम्हारी ही बहन है। उनकी बात पर फैज़ा बेगम के दिल में आग भड़क उठी। वह हमेशा चाहती थी कि तबस्सुम का रिश्ता जावियान के साथ ही हो, मगर आबरू के हक़ में जावियान को देखकर वे शदीद जलने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर इस छोटी सी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर बाद जुल्फ़ी खान साहब और रिहान साहब काम पर निकल गए। जावियान भी उनके साथ ऑफिस चला गया। उसने पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और अब बिज़नेस को संभालने का फ़ैसला किया था। तबस्सुम अम्मा से कहकर अपनी दोस्त के घर चली गई। यूँ घर में सिर्फ आबरू और फैज़ा बेगम रह गए। गुस्से से भरपूर फैज़ा बेगम सीधे आबरू के कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही वे कांपते हाथों से खुला, उन्होंने इसके बालों से पकड़ कर कहा, क्या समझती हो तुम खुद को? मेरी शिकायतें लगाओगी? और ज़ोर से तमाचा मारा, जिससे आबरू के नाजुक चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान उभर गए। आबरू रोते हुए बोली, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दर्द होता है, आप क्यों इतनी शिद्दत से मारती हैं मुझे? फैज़ा बेगम ने तंज़े हंसी के साथ कहा, हाँ, जब तुम्हें दर्द होता है ना तो मुझे सुकून मिलता है, मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। आबरू खामोश हो गई। फैज़ा बेगम फिर गुस्से से बोली, ख़बरदार आज के बाद जावियान के करीब नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी अदाओं के जाल में उसे फंसाकर मेरी बेटी का हक़ छीनना चाहती हो। पहले उसके बाप की मोहब्बत बांट ली थी, अब तुम मेरे दामाद पर भी नज़रें डाल रही हो। आबरू ने नज़रें झुकाते हुए आहिस्तेकी से कहा, वह तो आपकी बेटी का मंगेतर है,
फैज़ा बेगम ने धड़ से कहा, खामोश जावियान का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना। इधर नूरियान और तबस्सुम की मुलाकात हुई। तबस्सुम ने गुस्से में कहा, मुझे क्यों बुलाया है? देखो मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, या फिर सीधा सीधा मुझे तलाक दे दो। नूरियान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो नरम लहजे में बोला, अच्छा तो वो पुराना मंगेतर वापस आ गया ना? इसी के साथ शादी करना चाहती हो, तभी तो मुझसे तलाक मांग रही हो। याद रखो तबस्सुम, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा चाहता हूँ, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक दिन सबके सामने तुम्हें अपना लूँगा। ये कहकर उसने उसे बाहों में भर लिया। तबस्सुम छुटकारा पाने की कोशिश करती रही। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो। नूरियान ने ज़िद के साथ कहा, नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी जान हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नूरियान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, तबस्सुम तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं टूट कर तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तबस्सुम ने रोते हुए कहा, फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं अपनी वालिदैन को भेजते मेरा रिश्ता मांगने? मैं अब मज़ीद ये तकलीफ़ नहीं सह सकती। हर लम्हा डरती हूँ कि कहीं आप मुझे खो ना दें। वो उसके सीने से लगे। नूरियान ने इधर से इसकी पीठ सहलाई और बोला, मैं मजबूर हूँ तबस्सुम, लेकिन एक दिन देखना सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपना लूँगा। तुम बस मेरा यकीन रखो। दूसरी तरफ नाश्ते की मेज़। जावियान ने रिहान साहिब से पूछा, या आबरू को क्या मसला है? ना डिनर पर आती है ना नाश्ते पर। रिहान साहिब ने शफीक लहजे में कहा, बच्ची है बेटा, ज़िद्दी भी है, हम कुछ कहते रही, अपनी मर्ज़ी की मालिक है। जावियान ने कहा, ख्याल रखा करे उसका। फैज़ा बेगम ने तंगी जवाब दिया, बेटा अगर तुम्हें ज़्यादा अदब आते हैं तो तुम ही इसे सिखा दो, हम तो बहुत कोशिश करते हैं। इसी दौरान जुल्फ़िकार साहिब ने कहा, मैं सोच रहा था इस जुम्मे को तुम्हारा और तबस्सुम का निकाह रख लेते हैं। जावियान ने फ़ौरन हामी भरी और जी बाबा, ये बहुत अच्छा होगा। अगले महीने जब मैं बिज़नेस संभाल लूँगा तो शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर सब राज़ी हो गए, लेकिन तबस्सुम के हाथ काँपने लगे। जावियान ने मुस्कुरा कर कहा, तबस्सुम को कोई एतराज़ नहीं होगा, बचपन से जानती है कि हमारी शादी होनी है। तबस्सुम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल में जावियान के लिए खौफ जागा। वे खामोशी से खाना छोड़कर कमरे में चले गए। इसके पीछे पीछे फैज़ा बेगम भी चली आईं। शायद तबस्सुम के अचानक रद्द अमल ने उन्हें चौंका दिया था। गुस्से में बोली, अपनी शादी का नाम सुनकर तुम्हें क्या हो गया है जो यूँ भाग कर अंदर आ गई हो? तबस्सुम आवाज़ में बोली, मम्मा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जावियान के साथ शादी ना हो? ये सुनकर फैज़ा बेगम की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से घुटते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम्हें मालूम है बचपन से तुम्हारा रिश्ता इसी के साथ तय है, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि वो आबरू के करीब आए। आजकल वो उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही मुतवज्जे है। बेहतर है तुम अपनी ज़िम्मेदारी समझो, इसे अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करो। अम्मा की बात पर तबस्सुम ने भी ज़ाहिर सर हिला दिया, लेकिन इसका दिल बेचैन था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वक्त गुजरता गया, निकाह का दिन आ पहुँचा। तबस्सुम आईने के सामने बैठी थी, सफ़ेद रंग के दिलकश जोड़े में पीछे खड़ी आबरू खुशी से बोली, अब भी आप कितनी प्यारी लग रही हैं, ज़रा मुस्कुरा भी दे। जावियान भाई के साथ आपका जोड़ा कमाल का लगेगा। तबस्सुम ने फीके सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है आबरू। आबरू हैरत से बोली, डर क्यों? निकाह तो हर लड़की का ख्वाब होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका निकाह जावियान भाई जैसे शख्स से हो रहा है। वो कितना ख्याल रखने वाले हैं। तबस्सुम नाइस्तगी से कहा, हाँ जानती हूँ वे बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो डर लग रहा है कि वे इतने अच्छे हैं और इसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ रहा है। अभी वे दोनों बातों में थी कि इन्हें स्टेज पर बुलाया गया। रात का फंक्शन लॉन में सजा हुआ था। तबस्सुम जाके बैठ गई। जावियान चलता हुआ आया, मगर जैसे ही करीब पहुंचा इसने सबको हैरान कर दिया। यह तबस्सुम यहाँ क्यों बैठी है? आबरू कहाँ है? आज मेरा निकाह आबरू से होगा, तबस्सुम से नहीं। ये सुनकर सब सकते में आ गए। जुल्फ़िकार साहिब की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। ये कैसी बेहुदगी बात है? रेहान साहब बोले, बेटा ये क्या कह रहे हो? जावियान ने अजम लहजे में कहा, चाचू जान आप सबको नहीं पता, मैंने हमेशा से आबरू को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा माना है, तबस्सुम को नहीं। तबस्सुम खुद बता दें कि यह भी ये शादी नहीं करना चाहती। तबस्सुम खामोश रही, लेकिन अंदर ही अंदर इसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो हमेशा दुआ करती थी कि कोई ना कोई मौजज़ा हो जाए। आज वो मौजज़ा इसके सामने था। जावियान ने आबरू को बाजू से पकड़कर अपने करीब बिठाया और उसके दुपट्टे को सर पर उड़ा दिया। आबरू के आंसू बह निकले। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जावियान बस था।
मौलवी साहब निकाह शुरू करे। यूँ सबकी हैरत के बावजूद निकाह मुकम्मल हो गया। बाद में जावियान मसरूफियत की वजह से कहीं चला गया। रात को जब लौटा तो घर में सुस्कियों की आवाज़ों से इसके कदम रुक गए। लॉन्च में आबरू को बैठे देखा जो थकन और दर्द से निढाल थी। फौरन इसे बाहों में उठाया और कमरे में ले आया। इसकी कमीज हटाई तो जख्मों के निशान देखकर जावियान का दिल तड़प उठा। इसने जल्दी से मरहम लगाया, लेकिन जैसे जैसे मरहम लगाता आबरू की आंखों से आंसू बहते जाते। इसके कंधों पर जलने के निशानात देखकर जावियान ने सब खो दिया। पागल लड़की, अपने बाबा को क्यों नहीं बताया? वो चीखा तो आबरू उसके सीने से लग गई। मुझे आप अपने साथ ले जाएं, मुझे अम्मा के पास नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। जावियान ने इसका चेहरा थाम लिया। मैं अभी तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर तुम मरने लगोगी तो अपनी सांसें देकर तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। ये कहकर वो इसे अपने साथ ले गया। चंद लम्हों बाद वो इसे अपने फ्लैट में ले आया, जहाँ पहली बार आबरू ने खुद को महफूज महसूस किया। जावियान अब आबरू को अपने साथ लेकर आया तो जाते हुए इसने एक छोटा सा बैग उठा लिया था, जिसमें इसके चंद कपड़े थे। कमरे में लाकर इसे बिठाया। वो पहले से ज़्यादा सुकून में दिखाई दे रही थी, मगर जावियान की नज़र इसकी कमर पर जाकर ठहर गई, जहाँ ज़ख्मों के निशान थे। मगर कपकपाती आवाज़ में इसने पूछा, ये ज़ख्म कैसे लगे हैं? आबरू की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा के पास जो चीज़ आती है वह इसे मारती हैं। जावियान की आंखें नम हो गई। कब से? वो उस सुस्कियों के दरमियान बोली। फिर इसने शर्माते हुए अपने शरारे को ज़रा ऊपर किया तो पिंडली पर बेल्ट और स्टिक के निशान देखकर जावियान का दिल तड़प उठा। वाइस्तगी से इसकी पिंडली पर हाथ फेरने लगा। आबरू ने इस लम्स को महसूस किया। वो अपनी आंखें बंद करके इसके सीने से लग गई। जावियान ने धीरे लहजे में कहा, ठीक है, आज के बाद मेरी जान को कोई तकलीफ़ नहीं देगा, बस सुकून होगा, सिर्फ सुकून। वो रोते हुए बोली, मैं आपकी जान हूँ। जावियान ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए, जैसे अपनी सांसों में इसके सांसों को मिला रहा हो। उंगलियां नरमी से इसकी बालों में उलझ रही थी और आबरू बेडशीट को अपने हाथों में दबोचे इस लम्स को महसूस कर रही थी। जब जावियान अलग हुआ तो आबरू का चेहरा सुर्ख था और आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो रोते हुए बोली। मरहम लगाया है ना? सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। जावियान ने इसे बाहों में भर लिया। रात भर वो इसे इशारे मोहब्बत में लिए रहा। कभी उसकी पेशानी को चूमता, कभी गर्दन पर लब रख देता। फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर जावियान ने ये कॉल भी रिसीव ना की। सुबह जब आबरू जावियान के सीने पर सर रखकर सो रही थी तो इसके बालों में हाथ फेरता हुआ आहिस्तगी से इसके कंधे की शर्ट उठाता हुआ वहाँ अपने लब रख देता। वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए बेख्तियारी से चूमता रहा। ये नाजुक सी जान इसे कब से इसकी हसीन लगने लगी थी, इसे खुद भी अंदाज़ा ना था। आबरू उसके करीब हुई और आंखें खोल कर देखने लगी। मुझे डर लग रहा है। जावियान ने फ़ौरन पूछा, किस चीज़ से डर लग रहा है? इतनी सुबह सुबह क्यों डर लग रहा है? मैं आपके पास हूँ, वो सरगोशी में बोला। जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आबरू ने इस बात में सर हिला दिया, फिर से आंखें बंद करके सुकून की नींद सो गई। इसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे कई सदियों के बाद सुकून मिला हो। जावियान इसे वक्ती तौर पर सुकून करने के लिए अपने फ्लैट में ले आया था, मगर अगले दिन वे इसे वापस हवेली ले आया। रिहान साहब और जुल्फ़िकार साहब गुस्से में इस पर बरस पड़े। ये क्या बदतमीज़ी है, कहाँ लेकर कर चले गए थे इसे? पहले ही कम तमाशा लगाया था कि जावियान ने संजीदगी से कहा, बाबा जान, चाचा जान, मुझे आपको कुछ बताना है। सबकी नज़रें इस पर जम गई। जावियान ने तेज़ लहजे में कहा, मेरा निकाह भी या निकाह नहीं हो सकता। मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। तबस्सुम का निकाह मैंने अपनी एक दोस्त के साथ करवा दिया है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फ़ैज़ा बेगम दिल थाम कर बैठ गई। रिहान साहब को यकीन ही ना आया कि इनकी बेटी का निकाह इनके भतीजे ने इनकी इजाज़त के बगैर करवा दिया। जावियान ने वजाहत दी, मेरा दोस्त तबस्सुम को पसंद करता है, मगर वह हमारी ज़ात का नहीं। मुझे पता था आप लोग इसे कभी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए मैंने निकाह करवा दिया। अब जब हकीकत सामने है तो आपको इसे कबूल करना ही होगा। तबस्सुम हफ्तों की तरह जावियान को देखती रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। जावियान ने साफ अल्फाज में कहा, अब मेरी दोनों बहनों की शादी एक साथ होगी। रात को तबस्सुम अपने कमरे में गई तो फ़ैज़ा बेगम इस पर बरस पड़ी, लेकिन तबस्सुम ने इसका हाथ रोक दिया और बोली कि मम्मा, ये मत भूलिएगा, मैं आबरू नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी तबस्सुम हूँ। मैं मार बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये जुमला सुनकर फ़ैज़ा बेगम हैरत में डूब गई। जावियान ने आबरू को अपनी बाहों
बाहों में हिसार में लेते हुए उसकी कमर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब ये दर्द, ये चुभन तुम्हें सहना नहीं होगा, क्योंकि अब से तुम मेरी हो। आबरू का दिल तेज धड़क रहा था। इसने आंखें बंद कर ली और जावियान के लम्स को अपने वजूद में उतारते हुए उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, जावियान अपनी चाहत की बारिश पर न्यौछावर करता रहा और आबरू उसके करीब होते हुए एक नई दुनिया में खो गई। इसी रात एक और कमरे में नूरियान दाखिल हुआ। सामने तबस्सुम खामोश बैठी हुई थी। जैसे इसने नूरियान को देखा, बेख्तियार इसके गले से लग गई और शिद्दत से रोने लगी। नूरियान ने इसके आंसू साफ करते हुए धीरे से कहा, तबस्सुम, याद है जब इस रात में तुमसे मिलने आया था और तुम्हारा कज़िन मुझे देख बैठा था? वो मेरे भी फ्लैट तक आया और मुझसे पूछा कि मेरे कज़िन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तबस्सुम ने आंसुओं में डूबी नज़रों से उसकी तरफ देखा। नूरियान ने संजीदगी से बात जारी रखी, मैंने उस वक्त एक लम्हा जाया किए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया था। कहा था कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं चाची के पास पला बड़ा हूँ। मुझे मालूम था कि तुम्हारे घर वाले मुझे कभी नहीं आसानी से कबूल करेंगे। लेकिन मैंने वादा किया था कि जिस दिन अपने पाँव पर खड़ा हुआ उसी दिन तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। और तबस्सुम, तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे कज़िन ने मेरा साथ दिया था। नूरियान ने जज्बाती लहजे में इसके हाथों को थामा, मगर आज मेरे पास ये घर है, इज्जत है, यह मकाम है तो सिर्फ़ और सिर्फ जावियान की वजह से। उसने ना सिर्फ मेरा राज छुपाया बल्कि मेरी मोहब्बत पाने में मेरा सहारा भी बना। ये सुनते ही तबस्सुम के दिल में जावियान के लिए अक़ीदत और शुक्रगुजारी के जज्बात मुअज़्ज़म हो गए। आँखों से आंसू बह निकले, मगर यह बार यह खुशी के आंसू थे। नूरियान ने इसके हाथ चूमे और इसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रख दी। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो लम्हा इनके लिए सुकून और मोहब्बत का सबसे हसीन एहसास था। आज पहली बार वे एक दूसरे के करीब खड़े थे, बगैर किसी खौफ के अपनी मोहब्बत को जीते हुए। जावियान को खुद अपनी मोहब्बत को सीने से लगा बैठा था, जाने अनजाने में दूसरे की मोहब्बत की डोर भी जोड़ रहा था। और ये सब देखकर लगता था कि ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि कुर्बानी, सच्चाई और मोहब्बत की भी है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।